हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी की क्लासेस। तो इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के बारे में कि आखिर उसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे वो बना, सबसे पहले किसने विचार दिया कि संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिटी के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हम धीरे धीरे एक एक करके उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी टेड टॉक्स का ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ा के कंप्लीट किया जाएगा उसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स वहां पे अवेलेबल होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, यानी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आखिर वो बना कैसे। तो देखिए संविधान का निर्माण कैसे हुआ, एक संविधान सभा बनाई गई जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन एक हमारे देश में संविधान होना चाहिए, उसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए, आखिर ये विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया। तो देखिए 1934 में सबसे पहले देश में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी है। सबसे पहले ये विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया। एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था महेंद्र नाथ रॉय। ये क्या थे? ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी जो वामपंथी दल थी, वामपंथी दल की पार्टी थी, उसके ये संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और इन्होंने सबसे पहले विचार दिया कि जो हमारे देश में संविधान का निर्माण हो रहा है उसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया। ये क्या थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उसके बाद जो है पार्टी के रूप में अगर पूछा जाए तो उसके बाद जो है स्वराज पार्टी थी, मोतीलाल नेहरू की पार्टी थी। इसने जो है देश में संविधान सभा होने का विचार सबसे पहले पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी ने रखा। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार किसने दिया, तो वो दिया था एम.एन. रॉय ने, महेंद्र नाथ रॉय ने। और एक पार्टी के रूप में कि हमारे देश में संविधान का निर्माण होना है तो उसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो वो दिया स्वराज पार्टी ने दिया। ये मोतीलाल नेहरू की पार्टी थी। मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। अब देखिए उसके बाद जो है हमारे देश में एक संविधान सभा होनी चाहिए, उसकी जो ऑफिशियल मांग थी, यानी जो आधिकारिक मांग है, वो उसके बाद 1935 में किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा की गई। कब की गई? सन 1935 में की गई। सबसे पहले जो है संविधान सभा हमारे देश में होनी चाहिए, उसके लिए 1934 में ये विचार एम.एन. रॉय ने दिया। उसके बाद पार्टी के रूप में कि हमारे देश में एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये विचार स्वराज पार्टी की तरफ से दिया गया। और संविधान सभा की आधिकारिक मांग, यानी जो ऑफिशियल मांग कि भाई हमारे देश में जो है संविधान का निर्माण होना है, उसके लिए हमें एक संविधान सभा चाहिए, वो 1935 में की गई। किस पार्टी के द्वारा? कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ा टाइम बीत गया। उसके बाद सन 1938 आते आते, मतलब 1938 में नेहरू जी ने क्या किया? सन 1938 में नेहरू जी ने जो है घोषणा कर दी, आधिकारिक घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखो कि जो है हमारे देश को आजाद करो और हमारे देश में एक संविधान का निर्माण कराओ, और उसके लिए हमें एक चाहिए संविधान सभा। और वो संविधान सभा कैसी होनी चाहिए? उस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उसमें जो है अंग्रेजों का नहीं, आप लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो बाहरी हस्तक्षेप से एकदम स्वतंत्र होगी। उसमें जो लोग होंगे उसका जो चुनाव होगा, लोगों का जो भी संविधान सभा के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा और अंग्रेजों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कब कहा नेहरू जी ने? सन 1938 में। ठीक है, तो देखिए 1938 आते आते क्या था कि अंग्रेज भी भारत को बहुत ज्यादा लूट चुके थे, जितना लूटना था लूट चुके थे, भारत देश बहुत कंगाल हो चुका था। तो उन्होंने भी नेहरू जी की मांग
मान ली, सैद्धांतिक रूप से मान ली उन्होंने। तो 1938 में नेहरू जी क्या कह रहे थे? नेहरू जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि हमारे देश में एक संविधान का निर्माण होना है, तो उसके लिए हमें एक संविधान सभा चाहिए। अब उस संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा? उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। जो चुने हुए सदस्य होंगे वो संविधान सभा में जाएंगे और उसका जो है निर्माण करेंगे, और जो अंग्रेज है उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो नेहरू जी की ये बात जो है अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से मान ली। सैद्धांतिक रूप से मान ली मतलब इसे टालने के लिए, चलो ठीक है, बहुत कह रहा है तो चलो ठीक है, अच्छा मान लिया, कर देंगे ये काम। आप अपने घर में भी देखिए कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा हो, बहुत ज्यादा रो रहा हो, तो उसे चुप कराने के लिए लोग क्या कहते हैं? अच्छा ऐसा है, अभी चुप हो जाओ, अगर अभी चुप हो गए तो शाम को तुम्हारे लिए खिलौना लाने चलेंगे। तो इस तरह की बात आप करते हैं ना। तो वैसे अंग्रेजों ने भी सोचा इनको टालने के लिए नेहरू जी को, चलो ठीक है मान लिया कि जो है तुम्हारे देश में संविधान का निर्माण होगा, उसके लिए संविधान सभा बनेगी जो है हमारे यानी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से एकदम अलग होगी। अब देखिए इसी को मानते हुए जो नेहरू जी ने 1938 में मांग रखी थी, उसी को मानते हुए सन 1940 में क्या हुआ? एक अगस्त प्रस्ताव किया गया। 1940 में क्या हुआ? एक अगस्त प्रस्ताव हुआ। और ये अगस्त प्रस्ताव क्या है? ये अगस्त प्रस्ताव कुछ और नहीं था। अगस्त प्रस्ताव वही है जिसमें नेहरू जी की बातों को माना गया है कि हमारे देश में एक संविधान सभा का निर्माण होगा जिसमें आपका यानी जो बाहरी हस्तक्षेप है अंग्रेजों का वो बिल्कुल नहीं होगा। उसी को माना गया सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की? 1934 में एम.एन. रॉय ने की। सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया। फिर पार्टी के रूप में जो है संविधान सभा हमारे देश में होनी चाहिए संविधान के निर्माण के लिए, वो स्वराज पार्टी ने ये विचार रखा। उसके बाद एक ऑफिशियल मांग मतलब जो आधिकारिक मांग है वो कांग्रेस द्वारा की गई। कब? 1935 में की गई। और फिर धीरे धीरे 1938 में आते आते नेहरू जी ने घोषणा की कि भाई हमारे देश में संविधान का निर्माण होगा जिसके लिए संविधान सभा बनेगी जो बाहरी हस्तक्षेप से एकदम अलग होगी। वयस्क मताधिकार के द्वारा उसमें सदस्य चुने जाएंगे जो संविधान का निर्माण करेंगे। और इसे ही 1940 में मान लिया गया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या हुआ। अब जो है इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1942 में कौन आया? सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए। सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए। अब ये कौन थे? ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। ये कौन थे? ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। अब देखिए एक एक पूरा सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ, 1942 में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ जिसमें क्या था? संविधान का एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण हो, उसके वो प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ये कौन थे? ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। अब देखिए ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था ये जो लेके आए थे इसको मुस्लिम लीग ने मानने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? इस जो क्रिप्स प्रस्ताव था ये लेके आए थे इसको मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। मुस्लिम लीग का कहना था कि देखो देश हो रहा है आजाद, तो इसको ऐसा करो दो भागों में बांटो, दो इसके देश आजाद हो रहा है, दो हिस्से करो और जो दो हिस्सों में बटेगा इसकी दो अलग अलग संविधान सभाएं बनाओ। तो ये जो है जो मुस्लिम लीग था स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो प्रस्ताव लेके आए थे उसको मानने से इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भैया देखो ऐसा है देश आजाद हो रहा है, हमको अपना हिस्सा चाहिए, हमको अपना हिस्सा दो, उसकी जो है अलग संविधान सभा बनाओ, ये सब बात हम नहीं मानेंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? जब मुस्लिम लीग ने इसको मानने से मना कर दिया तो इसके बाद कैबिनेट मिशन आया। देखिए अब एक के बाद एक पूरा सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, वैसे ही लिखा है जिससे आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए जब स्टैफर्ड क्रिप्स आए अपने प्रस्ताव के साथ, पूरा प्रारूप प्रस्ताव था जिसमें वो बताने वाले थे कि कैसे एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण होगा, लेकिन उसको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई हमको तो ये सब नहीं चाहिए,
हाँ, 2 हिस्सों में बांटो, हमको अलग देश और अलग संविधान सभा चाहिए। तो उसके बाद क्या आया, अब कैबिनेट मिशन भेजा गया भाई। तो देखिए कैबिनेट मिशन ने क्या था, उसमें कुछ ऐसी योजनाएं थी जिसमें जो है मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई। मुस्लिम लीग ने जो कैबिनेट मिशन की बातें थी उसको मान लिया कि चलो ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम उसको मान लेंगे। अब इन्होंने कहा होगा कि उसमें आपका भी जो है योगदान होगा, आपके भी सदस्य होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपकी उसमें कोई भागीदारी नहीं होगी। तो मुस्लिम लीग जो है कैबिनेट मिशन की बातों से यहाँ पे संतुष्ट हो गया। अब देखिए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछ लेते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। तो एक तो थे एवी अलेक्जेंडर, फिर अगले थे पैट्रिक लॉरेंस। ये प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य थे, उनके नाम पूछ लेता है, तो आप लोग को याद रहने चाहिए। और तीसरे वही थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो इससे पहले आ चुके थे, जिसका जो है प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने मानने से मना कर दिया था। तो कैबिनेट मिशन में आपके 3 लोग थे, इनके नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अब देखिए जब कैबिनेट मिशन आया तो मुस्लिम लीग मान गई, इन्होंने जो भी योजना दी थी मुस्लिम लीग उससे संतुष्ट हो गई। देखिए कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। अब कैबिनेट मिशन की संस्तुति मतलब कैबिनेट मिशन की सिफारिश, यानी उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर। संस्तुति मतलब क्या होता है, सिफारिश या रिकमेंडेशन। तो कैबिनेट मिशन जो आया था उसकी सिफारिश या रिकमेंडेशन के आधार पर जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946 में हुआ। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। कौन कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। ये तीनों नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हमारे देश में एक अंतरिम मंत्रिमंडल यानी जो इंटरिम कैबिनेट थी उसका गठन किया गया। देखिए जो भारतीय थे उनको देश चलाने का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए हम आपको कुछ बता रहे हैं, इसके आधार पर आप अपनी सरकार बना लीजिए और कुछ दिन जो है देश चलाकर देखिए आखिर देश चलाया कैसे जाता है। तो कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव दिया उसके आधार पर एक अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए, उनको विदेशी मामले दिए गए और राष्ट्रमंडल, ये सब विभाग उनके पास थे। और ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल थी इसमें वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया, सी राजगोपालाचारी को दिया गया शिक्षा मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को दिया गया खाद्य और कृषि, और जगजीवन राम को मिला श्रम मंत्रालय। ठीक है, अब देखिए जब कैबिनेट मिशन आई थी उससे पहले जब सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए, क्रिप्स प्रस्ताव के साथ, तो उसे तो मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने जो कुछ बताया कि आपकी भी भागीदारी होगी, आपको अलग नहीं रखा जाएगा, जिस तरह से भी उन्होंने जो भी योजना बनाई तो उससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई थी। तो उसमें देखिए जो अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया इसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। ठीक है, कई सारे सदस्य थे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो लियाकत अली खान थे ये बाद में जो है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनको जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था इसमें इनको वित्त मंत्रालय दिया गया। किसको दिया गया, लियाकत अली खान को दिया गया, और ये बाद में जाके जो है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। अब देखिए इसमें उपाध्यक्ष तो है ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल है, लेकिन आखिर इसमें अध्यक्ष कौन था। तो देखिए ये जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी इसमें अध्यक्ष कोई नहीं था, बल्कि इसमें कमांडर इन चीफ था सर क्लाउड ऑचिनले। क्या नाम था, क्लाउड ऑचिनले। इनको क्या किया गया था, ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल थी इसका इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया था। किसको, सर क्लाउड ऑचिनले को। अब कमांडर इन चीफ बनाने का क्या मतलब था, इसका मतलब था कि इन्हें इन सब पे निगरानी रखनी थी कि ये जो भी काम कर रहे थे इस पे निगरानी रखना, इसका पूरा ध्यान रखने का काम किसको दिया गया, सर क्लाउड ऑचिनले को दिया गया। ये कौन थे,
ये जो आपकी इंटरिम कैबिनेट थी, इसके क्या थे, वो कमांडर इन चीफ थे। तो जो हमारी अंतरिम मंत्रिमंडल थी, इसमें अध्यक्ष कोई नहीं था, बल्कि एक कमांडर इन चीफ था, उसका क्या नाम था, क्लाउड ऑचिनलेक था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं संविधान सभा के गठन के बारे में, कि आखिर जो हम लोग की संविधान सभा थी वो बनाई कैसे गई। तो देखिए, जो संविधान सभा थी उसकी कुल सदस्य संख्या रखी गई 389, यानी टोटल जो सदस्य होने थे संविधान सभा में वो कितने रखे गए, 389 सदस्य होने थे, जिसमें 296 सदस्य यानी 296 सीटें किसको दी गई, ब्रिटिश भारत को दी गई, और 93 सीटें रखी गई देसी रियासतों के लिए। अब देखिए टोटल कितनी सदस्य संख्या थी, 389 थी, जिसमें ब्रिटिश भारत को दी गई 296 सीटें, देसी रियासतों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई, 93 सीटें रखी गई। अब देखिए जो ब्रिटिश भारत था उसको जो 296 सीटें दी गई, उसमें से जो 292 सदस्यों का चुनाव होना था वो 11 गवर्नरों के प्रांत से होना था। ठीक है, और जो 4 सदस्यों का चुनाव होना था वो संयुक्त प्रांतों से होना था, मतलब जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब देखिए संविधान सभा का गठन किया जाना था, कुल सदस्य संख्या रखी गई कितनी, 389 रखी गई, उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 296 सदस्य रखे गए ब्रिटिश भारत के लिए, और देसी रियासतों को कितनी सीटें दी गई, 93 दी गई। अब जो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य यानी जो 296 सीटें रखी गई, उनमें से भी जो 292 सदस्यों का चुनाव होना था वो जो 11 गवर्नर के प्रांत से उनसे होना था, और जो 4 सदस्य थे उनका जो चुनाव होना था वो संयुक्त प्रांत से होना था, यानी जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से उनसे होना था। अब देखिए जो देसी रियासतों के लोग थे वो कैसे आए। अब देखिए जो राजा थे, जो उस समय नवाब थे, उनसे कहा गया कि आप कोई एक सदस्य जो है नॉमिनेट करके, नामांकित करके संविधान सभा में भेज दीजिए। तो इस तरह जो देसी रियासतों से लोग आए, जो देसी रियासत से संविधान सभा के सदस्य थे, वो राजा या नवाब द्वारा नॉमिनेट करके यानी नामांकित करके संविधान सभा में भेजे गए। और कितनी सीटें रखी गई देसी रियासतों की तरफ से, उनको कितनी सीटें दी गई, 93 सीटें दी गई। और वहां से सदस्य किसके द्वारा आने थे, राजा या फिर वहां पे जो भी नवाब थे, उनको क्या करना था, अपने में से कोई भी एक सदस्य को नॉमिनेट करना था, उसे नामांकित करना था और संविधान सभा में भेज देना था। अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्रिटिश भारत की, जिसमें कुल 296 सीटें हैं। आखिर इसके सदस्य जो है कैसे चुने गए। तो देखिए इनका चुनाव कैसे हुआ, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, किस तरह होता है। देखिए प्रधानमंत्री के चुनाव का अगर हम एग्जाम्पल लें तो पूरे देश में इलेक्शन होता है, जिसमें एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, वो चुन के जो है सदन में आते हैं। उसके बाद जो है वो अपने में से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। यानी प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा तो चुन के आते नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, जिन लोगों को जनता चुनती है, यानी जिन एमपीज को, जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जनता चुनती है, वही तो अपने में से एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अब देखिए जो ब्रिटिश भारत से लोग आए थे, जो 296 सदस्य आने थे, उनका चुनाव भी ऐसे हुआ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जो कैबिनेट मिशन था उसके प्रस्ताव पर एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो उसके लिए क्या बनी, हमारे देश में इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनी। अब जब उसका चुनाव हुआ पूरे देश में, विधानसभा में जब चुनाव हुआ, तो उसमें जो लोग चुन के आए, जब हमारे देश में अंतरिम सरकार बनी, मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था, तो जो अंतरिम सरकार में जो लोग चुन के आए थे, उन्हीं लोगों ने अपने में से जो है संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत की तरफ से सदस्यों का चुनाव किया। यानी हमारे जो देश में विधानसभाओं का जो इलेक्शन हुआ, उसमें जो लोग चुन के आए, उन्होंने अपने में से ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो देशी रियासतों को जो 93 सीटें दी गई, उसमें जो लोग आए वो राजा या नवाब द्वारा नॉमिनेट करके यानी नामांकित करके अपने में से आए। और जो ब्रिटिश भारत को 296 सीटें दी गई थी, इनमें से जो लोग आए, जब हमारे देश में अंतरिम सरकार बनी, तो जो लोग चुने हुए थे उन्होंने अपने में से ही सदस्यों का चुनाव किया और कहा कि आप संविधान सभा में जाओगे। तो देखिए इस तरह से जब चुनाव हो गया, तो उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसको जो है 208 सीटें मिली।
कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 208 सीट मिली। बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी मत से कांग्रेस जीत के आई। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 73 सीट मिली थी। और इसके अलावा जो है 15 सीट मिली थी उन लोगों को जो स्वतंत्र रूप से आए थे, या और जो थोड़ी छोटी मोटी पार्टी के थे उनको 15 सीट मिली। तो देखिए कांग्रेस को कितनी सीट मिली? टोटल 208 सीट मिली, बहुत ही ज्यादा भारी मतों से जीत के आए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और 15 सीट मिली वो लोग जो स्वतंत्र लड़ रहे थे या फिर जो छोटी मोटी पार्टी से थे उनको जो है 15 सीट मिली। इस तरह हमारे देश में जो है चुनाव होके लोग आए। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये पूछ लिया जाता है कि जो संविधान सभा थी आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो देखिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि जो देसी रियासत से सदस्य आए थे वो कैसे आए थे? राजा द्वारा नॉमिनेट करके आए थे। और जो ब्रिटिश भारत के सदस्य आए थे वो कैसे आए थे? चुनाव द्वारा आए थे। तो जो हमारी संविधान सभा थी ये ना तो पूरी तरह से नामांकित थी, मतलब ना तो इसमें पूरी तरह से लोग नॉमिनेट होके आए थे और ना ही ये पूरे चुने हुए आए थे। मतलब तो ये क्या थी? आंशिक इसमें सदस्य थे वो नामांकित नॉमिनेट किए हुए थे, और जो आंशिक यानी आधे थे वो कैसे थे? चुने हुए थे। तो संविधान सभा का स्ट्रक्चर कैसा था? आंशिक रूप से जो है नामांकित लोग थे और आंशिक रूप से चुने हुए लोग आए थे। तो इसमें दोनों ही तरीके के लोग थे। अब देखिए जो देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी ये पूरी तरह से भर नहीं पाई, क्योंकि जो राजा और नवाब थे उन्होंने क्या फैसला लिया? उन्होंने कहा कि हम इससे दूर रहेंगे, हमको कोई मतलब नहीं, क्या संविधान, क्या संविधान सभा, क्या निर्माण हो रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है, हम खुद को इससे दूर रखेंगे। तो जो देसी रियासतों को जो 93 सीटें दी गई थी पूरी भर नहीं पाई। और इलेक्शन के बाद कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 208 मिली, बहुत ही भारी संख्या में जीत के आई। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और 15 सीटें मिली वो लोग जो स्वतंत्र रूप से लड़ रहे थे या फिर जो दूसरी पार्टीज थी उनको इस तरह से 15 सीटें मिली। कि आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और जैसे ये पूरा टॉपिक खत्म होगा हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए टेड टॉक्स पे। ऐसे ही धीरे धीरे करके डिटेल में आपको पॉलिटी के पूरे क्लासेस, पूरे चैप्टर जो है पढ़ाए जाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।